आज का पहला प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम एवं ऑप्शन डी बिहार। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। भारतनाट्यम दरअसल भारतीय नृत्य शैली में सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित एवं प्रसारित किया गया था। इसके कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी एवं मृणालिनी साराभाई। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों से संबंधित शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, ओडिसी ओडिशा का है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है। हमारा अगला सवाल है, जब किसी एक ही तत्व का परमाणु संख्या एक समान तथा परमाणु भार अलग अलग हो, उसे निम्न में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी समभारिक, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक्स एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए समस्थानिक। दरअसल कोई भी तत्व जिनकी परमाणु संख्या एक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। और किसी भी तत्व का यदि परमाणु भार एक समान एवं परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उसे समभारिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। पीरियडिक टेबल में सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलिनियम है, जिसका 27 समस्थानिक होता है। समस्थानिकों का प्रयोग कभी कभी बहुत से विविध कार्यों में किया जाता है, जैसे कार्बन के समस्थानिक C6 और द्रव्यमान 14 का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसी भी पुराने कार्बनिक पदार्थ जिसमें कभी न कभी जान या जीवाश्म रहा हो, उनकी आयु जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक CO60 का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यूरेनियम के समस्थानिक U235 का प्रयोग हम परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में करते हैं। इसी प्रकार घेंघा रोग के इलाज के लिए हम आयोडीन के समस्थानिक I131 का उपयोग करते हैं। आपके लिए अगला सवाल है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में कौन है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव एवं ऑप्शन डी गुरु नानक। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुरु नानक। आइए सिख संप्रदाय के बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को वर्तमान में ननकाना साहिब, जो पाकिस्तान के तलवंडी में पड़ता है, वहां पे हुआ था। सिख धर्म के कुछ अन्य गुरु जिनके कुछ विशिष्ट कार्य है, जैसे गुरु अंगद देव जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि की स्थापना या शुरुआत की गई। इनके द्वारा ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को भी अस्थायी बनाया गया। सिखों के सबसे अंतिम गुरु या 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हुए। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। इनके द्वारा ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई और गुरु अर्जुन देव के द्वारा सिख धर्म से संबंधित आदि ग्रंथ की रचना की गई है। आइए अगला सवाल जानते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 2 राज्य, ऑप्शन बी 4 राज्य, ऑप्शन सी
8 राज्य एवं ऑप्शन डी 12 राज्य। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 राज्य। आइए निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ तय किए गए शर्तों के अनुसार जो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए जरूरी है उसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णित है। इसके अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसमें भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता के लिए किसी भी लोकसभा चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किसी 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों में से 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके अलावे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी या लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। इस प्रकार इतनी शर्तें पूरा करने के बाद कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। आइए कुछ राष्ट्रीय पार्टी के बारे में जानते हैं और उनके चुनाव चिन्ह के बारे में भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनका चुनाव चिन्ह कमल छाप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिनका चुनाव चिन्ह पंजा है, भारतीय कम्युनिस्ट दल जिनका चुनाव चिन्ह हंसिया और बाली है, बहुजन समाज पार्टी असम में एक क्षेत्रीय पार्टी भी है जिनका चुनाव चिन्ह वहां पे हाथी है, इसलिए इनका हाथी चुनाव चिन्ह असम को छोड़ के अन्य राज्यों के लिए है। आम आदमी पार्टी जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं। हमारा अगला सवाल होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्न में किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर एवं ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इसे याद करने के लिए चूंकि इसकी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ताकि विश्व में शांति स्थापना बनी रहे, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य करने की भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग है जो 6 हैं, जिसमें एक है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं छठा है सचिवालय। हमारा अगला सवाल है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल एवं ऑप्शन डी बहिर्मंडल। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी समताप मंडल। आइए ओजोन परत एवं ओजोन के बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% छान कर पृथ्वी के लिए भेजती है, जिसके कारण से ओजोन परत हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। ओजोन परत के बारे में कुछ अन्य जानकारी है। ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत के अवक्षय से होता है। ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इन किरणों के कारण से आंख का रोग तथा त्वचा का कैंसर होने का खतरा भी रहता है।
ओजोन परत में छिद्र, छिद्र से यहाँ तात्पर्य है ओजोन परत की मोटाई का कम होना। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फॉरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही यह वृद्धि होती है। ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हैलोजन एवं इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एवं अन्य रसायनों से होती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से है। हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी पाली एवं ऑप्शन डी संस्कृत। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाली। गौतम बुद्ध एवं महावीर के बारे में परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके बारे में दोनों के बारे में बहुत सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों का इसमें तो संभव नहीं, लेकिन कुछ प्रश्नों का इसमें उत्तर जाने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी, जो इस भाषा का प्रयोग अपने उपदेश के लिए क्या करते थे, एवं महावीर के संवादों की भाषा प्राकृत थी। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। अगला प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन दो देश के मध्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफगानिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन ताइवान, ऑप्शन सी भारत अफगानिस्तान एवं ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान। आइए सरक्रिक विवाद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सरक्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच गुजरात राज्य में स्थित सीमा का एक विवाद है। यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे, लगभग 100 किलोमीटर लंबा है। ये सरक्रिक यानी कि पानी के कटाव के कारण से वहां ज्वार भाटा जब आती है, जिसके कारण से जो वहां पे एक नाला बन गया है, तो उसमें कभी वो पानी में रहता है भाग और कभी जमीन का वो हिस्सा रहता है। तो इसमें यह नहीं तय हो पाता है कि ये हिस्सा किसका होगा। इसके कारण से ये दोनों देशों के बीच विवाद का हिस्सा बना हुआ है। वर्तमान में इस नाले को सरक्रीक के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ के दस्तावेज में इसे, पुराने दस्तावेजों में से सरक्रीक कहा गया है। यह विवाद 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक और विवाद जिसका समझौता 1960 में सिंधु जल विवाद, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच ही विश्व बैंक के द्वारा कराई गई है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, जो विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। यह सीमा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल है, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी एवं ऑप्शन डी 29 जनवरी। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 29 जनवरी। दरअसल बीटिंग रिट्रीट उत्सव जब हमारा गणतंत्र दिवस समारोह जो 26 जनवरी को होता है, उसके बाद सेना के ये मार्च पास्ट अर्थात भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायु सेना और नौसैनिक के बैंड
पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं और सेना के बैरक वापसी का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के बाद यह हर वर्ष 29 जनवरी को इस कार्यक्रम, जिसे बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम कहा जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। इसका समारोह स्थल रायसीना हिल्स और विजय चौक होता है, जो राजपथ के अंत में राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिणी ब्लॉक के द्वारा घिरा हुआ है। अगला सवाल है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य एवं ऑप्शन डी गोविंद प्रभु। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी माधवाचार्य। आइए कुछ अन्य संत और उनके संप्रदाय के बारे में जानते हैं। रामानुजाचार्य के जी के द्वारा श्री संप्रदाय की स्थापना की गई थी। वल्लभाचार्य जी के द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी। गोविंद प्रभु जी के द्वारा महानुभाव पंथ की स्थापना की गई थी एवं निम्बार्क जी के द्वारा सनक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर के किस शासक के दरबार में आए थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय एवं ऑप्शन डी अच्युत राय। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अच्युत राय। आइए विजयनगर साम्राज्य में अन्य शासकों के समय आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में जानते हैं। निकोलो डी कॉन्टी जो इटली का यात्री था, वह देवराय प्रथम के दरबार में। अब्दुल रज्जाक जो फारस का यात्री था, वह देवराय द्वितीय के दरबार में। डोमिंगो पायस जो पुर्तगाली नागरिक था, वह कृष्णदेव राय के दरबार में। एवं बारबोसा, यह भी पुर्तगाल का ही नागरिक था और यात्री था, जो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। अगला सवाल है, पलासी का युद्ध किस नवाब से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी मीर जाफर एवं ऑप्शन डी मीर कासिम। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। आइए इन शासकों के बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। दरअसल 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक हॉल ट्रेजेडी नामक की घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह जब दरवाजा खोला गया तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे, जिसे ब्लैक होल की घटना मानी जाती है। और इस घटना के कारण से अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शासक अर्थात नवाबों के प्रति लड़ाई का एक रास्ता तैयार किया गया और इसी के बाद पलासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया। कुछ समय तक लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को जैसे चाहा वैसे शासन किया, लेकिन कुछ समय के बाद ही अपनी कठपुतली मीर जाफर को हटाकर उन्होंने 1760 ईस्वी में उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जब उन्होंने बंगाल के नवाब मीर कासिम को बनाया तो उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदुलपुर स्थानांतरित कर लिया। हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन भारत के प्रथम वायसराय थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग एवं ऑप्शन डी
वारेन हेस्टिंग्स। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है जिनके बारे में जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय ही चूंकि डलहौजी के द्वारा, जो इनसे पहले गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा हड़प नीति के द्वारा भारत के बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, जिनके कारण से असंतोष भड़कती हुई 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, जो लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल 1856 से 1862 ईस्वी के मध्य रहा, इनके समय ही सबसे जो भारत का पहला स्वतंत्रता विद्रोह माना जाता है, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में, इन्हीं के समय में हुई। ये भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय थे, क्योंकि इनके समय के बाद से ही गवर्नर जनरल का शासन अंत कर दिया गया। कैनिंग के समय ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में दिसंबर 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर जी के प्रेरणा और देखरेख में ही संपन्न हुआ। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। इनके द्वारा ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय का नीति को समाप्त किया गया। इनके द्वारा ही 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किन से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आर दास एवं ऑप्शन डी भगत सिंह। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर दास। आइए सी आर दास के द्वारा संबंधित इस स्वराज पार्टी, जिन्होंने इनकी स्थापना में अपने और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई, इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी जानते हैं। जब 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी की घटना के बाद स्थगित कर दिया गया, तो पूरे देश में एक अजीब सा निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी के द्वारा एक नई विचारधारा को जन्म दिया गया, जिसको कांग्रेस के गया अधिवेशन में कांग्रेस ने विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया गया, परंतु गया अधिवेशन में पूर्ण बहुमत से, अर्थात बहुमत के द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे निराश होकर सी आर दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की गठन की घोषणा की। इस पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी मार्च 1923 के नाम से जाना गया। सी आर दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पर सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में किनके द्वारा तैयार किया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्त, ऑप्शन बी राम सुंदर भंडारी, ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा एवं ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। आइए राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण एवं इनके छोटी सी कहानी के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में 3 रंग है, केसरिया, सफेद एवं हरा। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग नीला है, जिसमें 24 तिलियां हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार
सभी भारतीय नागरिकों को निजी संस्थाओं इत्यादि में राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है। मैडम भिकाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी में तिरंगा को फहराया गया था। ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है और हमारा बहुत ही लोकप्रिय गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा रचित किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नमामि भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस एवं ऑप्शन डी वंदे मातरम एक्सप्रेस। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस। आइए वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। भारत की यह पहली ट्रेन जो बिना इंजन की है। यह पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित ट्रेन है जो भारत में ही सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है। इनका निर्माण सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई में हुआ, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत इनका निर्माण किया गया, जिसकी शुरुआत फरवरी 2019 से की गई है। पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चली थी।